किलोमीटर दूर ब्रिटेन में भी दर्ज किया गया था। वरिष्ठ वैज्ञानिक और ग्रुप कैप्टन वीएन झा मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, लगातार मेरे साथ कई मसलों पर शामिल होते रहे हैं। वीएन झा साहब, मेरे दर्शकों को ये बताइए कि अभी जैसा डॉक्टर राम श्रीवास्तव ने कहा कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डिफ्लेक्ट हो जाए, क्योंकि मैग्नेटिक जो अर्थ का जो मैग्नेटिक स्पेस है और मून का भी जो है वो डिफ्लेक्ट करने में काफ़ी होगा। फिर भी अगर आता है तो जो एटमॉस्फेयर है वो जला के राख कर देगा। लेकिन एक्चुअल में YR 2024 कितना बड़ा है, क्या अंदाज़ा है, इसका पाथ क्या है, दिसंबर 32 में कहाँ टकरा सकता है, क्या इसका भी कुछ कैलकुलेशन की गई है, और इस बात के कितने चांसेस हैं कि ये वो इम्पैक्ट नहीं डालेगा जितनी हम बात कर रहे हैं। शायद आज से 7 साल बाद टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए, चीज़ें इतनी एडवांस हो जाए कि ये खतरा ही ना लगे। वीएन झा साहब। राजीव जी, मैं आप इस चर्चा की शुरुआत में आपके पहले वक्तव्य से करता हूँ कि वैज्ञानिकों ने अब इसकी संभावनाएं बढ़ा दी हैं। देखिए, वैज्ञानिक ने अगर संभावना बढ़ा दी है, अब आपको याद होगा हम लोग दिसंबर में इसके ऊपर हमने चर्चा की थी। दिसंबर से अभी फरवरी आया हुआ है, तो 2 महीने में अगर ये पॉसिबिलिटी अगर बढ़ गई है तो ये भी पॉसिबल है कि अगले 2 महीने में इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाए। देखिए, अभी इसको 8 साल भी बचे हुए हैं 32 के लिए, और इस बीच में धरती सूरज के 7 चक्कर लगा लिया होगा। और इस चक्कर में जबकि जो एस्टेरॉयड जो आ रहा है हमारी तरफ में, इसके ऊपर में बहुत चीज निर्भर करता है कि ये किस चीज का बना हुआ है, किस गति से आ रहा है, इसका ट्रैजेक्टरी जो है आने वाले दिनों में किन किन ग्रह या उपग्रहों से प्रभावित होगा। और फाइनली ये अगर सीधा धरती के तरफ में आ रहा है तो उसको डिफेक्ट करने के लिए, जैसे भी श्रीवास्तव जी ने बताया, ये सब चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। अभी तो फिलहाल उसको ट्रैक करना जरूरी है। दूसरी चीज, ये जो हमारी तरफ में आ रहा है, अगर इसका जो डायमीटर अगर आपने बताया है कि ये 90 मीटर के आसपास में है, 30 इंटू 90 या 40 इंटू 90 के आसपास में है, तो ये बहुत बड़ा चीज है। अगर इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो ये बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है। जैसे कि आपने साइबेरिया के बारे में कहा था कि वहां भी इतना बड़ा डैमेज हुआ था। लेकिन होता क्या है कि अगर ये डिपेंड करता है कि उसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है कि ये इसका सोर्स कहाँ है। अगर ये इसका सोर्स जो है वो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर से है, तो फिर हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो। लेकिन अगर एस्टेरॉयड बेल्ट से ये अगर हमारी तरफ में आ रहा है तो इसकी गति धीरे धीरे बढ़ती है, और चूंकि कोई ग्रह या उपग्रह इसको डायरेक्टली खींच नहीं रहा होता है, सिर्फ सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है उसको अपनी तरफ में खींचेगा, तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने की संभावना शायद ऐसा हो जरूरी नहीं है। दूसरी चीज, डैमेज जो है या वो किस तरह से धरती के वायुमंडल को जो बेता है, वो इसके ऊपर में निर्भर करता है कि वो किस चीज का बना हुआ है। अगर वो सिंपल जो जो स्टोन है, वो अगर लूज स्टोन का एस्टेरॉयड है, तो बहुत पॉसिबल है कि जैसे वो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, आपने कहा था मैग्नेटिज्म से ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। नहीं, धरती के मैग्नेटिज्म से ये एस्टेरॉयड डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। उससे जो सोलर फ्लेयर होता है, सोलर जो 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 चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, गैलेक्टिक रेस, वो सब चीजें वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, वो चली जाती है जो वॉन एलन बेल्ट है उसमें चली जाती हैं। लेकिन ये कॉमेट या एस्टेरॉयड ये मैग्नेटिज्म से रिफ्लेक्ट नहीं होती है, ये सीधा आएंगी और मैग्नेटिज्म इसको इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन वायुमंडल जो है वो इसको अफेक्ट करता है। आप जानते होंगे जब कभी भी कोई सैटेलाइट हमारे वायुमंडल में एंट्री करता है तो वो जल के खत्म हो जाता है। तो इतनी कैपेसिटी है उस घर्षण की जब वो वायुमंडल में एंट्री करता है। तो ये एस्टेरॉयड जिसको हम कह रहे हैं कि 30 इंटू 90 या 40 इंटू 90 मीटर है, अगर ये बहुत हार्ड स्टोन का, जैसे जैसे मान लीजिए हीरा का या इस तरह का जो बहुत टफ स्टोन जो है, अगर उसका नहीं बना हुआ, तो जैसे ये वायुमंडल में एंट्री करेगा इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और वो टुकड़े टुकड़े जो हैं वो आग में जल जाएंगे, और छोटे छोटे उल्का पिंडों के थ्रू वो धरती पे आके गिरेगा, बहुत सारे उसके टुकड़े हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि वो बना हुआ
किसका है। तो अभी फिलहाल जो अभी हमें 8 साल का समय है, इसमें उसको और नज़दीक आने दीजिए, उसका ट्रैजेक्टरी जो है और क्लियर होगा। हो सकता है कि 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद या 2 साल बाद आपको साइंटिस्ट फिर यही कहे कि नहीं, ये जो है वो चंद्रमा के भी बाहर से, मतलब चंद्रमा हमारी धरती से 4 लाख किलोमीटर के आसपास में 3.8 लाख किलोमीटर है। अगर उससे भी बाहर हो सकता है कि चला जाए। ये सारे पॉसिबिलिटी हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि इस पिंड पे कौन-कौन से ग्रह का गुरुत्वाकर्षण इफ़ेक्ट करता है। उस समय में जो अगले 8 साल में है, कौन-कौन ग्रह इसके नज़दीक से या इसके रास्ते से गुज़रता है, तो उसके ऊपर में निर्भर करता है। अब बात बची कि ये जो आ रहा, इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, जैसे श्रीवास्तव जी ने बताया कि हमारे पास में आज के दिन में मिसाइल्स हैं, मतलब यूएस ने ऑलरेडी इसको टेस्ट किया हुआ है। छोटे-छोटे एस्टेरॉइड्स का पाथ को चेंज करने के लिए। अगर उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो मोमेंटम पे निर्भर करता है कि वो किस मोमेंटम से आ रहा है, और आपका जो 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 मिसाइल है, वो कितना मोमेंटम क्रिएट कर रहा है उसका पाथ को चेंज करने के लिए, उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए। ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये सॉफ्ट स्टोन का बना हुआ है, तो एस्टेरॉयड जितना डैमेज करेगा, उससे ज़्यादा डैमेज उसको अगर हम लोग तोड़ दें, उसको हम लोग अगर 100 टुकड़े में बाँट दें, तो वो 100 टुकड़े जो धरती की तरफ में आएँगे, आपके सारे सैटेलाइट्स को, सैकड़ों सैटेलाइट्स को वो बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, और एटमॉस्फेयर में एंट्री के बाद तो वो खैर जल ही जाएगा। तो ये सारे इफ्स एंड बट्स अभी हैं, अभी उसके लिए बहुत समय है। लेकिन जो ये पॉसिबिलिटी हैं, जो जैसे आपने बताया, ये सारे फैक्टर को ये साइंटिस्ट जो हैं, वो नासा हैं, ये ट्रैक करते रहेंगे, और आने वाले महीनों में, सालों में इससे हमें अपडेट करते रहेंगे। 2024 वाईआर का एक्चुअल ट्रैजेक्टरी लास्ट साल में, मतलब ईयर 2034 में कैसा रहेगा, ये उसके ऊपर में निर्भर होगा। उस समय में जो रेडार हैं, जो जो उससे जो रोशनी आ रही हैं, उसको एनालाइज करके ये पता लगाया जाएगा कि ये स्टोन किस चीज़ का बना हुआ है, ये जो रॉक है वो किस चीज़ का बना हुआ है। फिर डिसीजन लिया जाएगा कि अगर डायरेक्टली अर्थ की तरफ में आ रही हैं, तो उसको बर्बाद किया जाए या बर्बाद नहीं किया जाएगा। अगर हार्ड स्टोन है तो बर्बाद करना ज़रूरी होगा, अगर हार्ड स्टोन नहीं है तो वैसे भी वो री-एंट्री के बाद चांसेस हैं कि वो छोटे-छोटे टुकड़े में वायुमंडल में एंट्री करने के बाद वो टूट जाएँ, और उसके बाद छोटे-छोटे गोले के आस-पास में आके गिरे। ये भी डिपेंड करता है कि जब वायुमंडल में एंट्री होती है, तो उसके बाद उसका जो फाइनल ट्रैजेक्टरी है, वो कहाँ आके गिरेगा। अगर वो आके समुद्र में गिर जाए तो आपको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर किसी कंट्री के ऊपर में, इनहैबिटेड एरिया के ऊपर में ट्रैजेक्टरी की पॉसिबिलिटी बनती है, तो इसको तोड़ना बनता है। तो बहुत सारे अभी इफ्स एंड बट्स हैं। अभी हमें कोई पैनिक नहीं करनी है, कोई इसके ऊपर में ज़्यादा चर्चा की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो जनता है वो पैनिक में आ जाएगी। तो इसलिए अभी फिलहाल आप ये यकीन रखिए कि इसके पॉसिबिलिटी बहुत रेयर हैं, और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी अगर बनती भी है, तो उससे निवारण के हमारे पास में साधन हैं। तो फिंगर को क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ उसके ऊपर में ट्रैकिंग जो है, नासा वो कंटिन्यू रखे, और आने वाले दिनों में इसकी ट्रैजेक्टरी कैसे बदलती है, धरती का अपना ही जो ट्रैजेक्टरी है, अगले जब 7 चक्कर लगा ली होगी अगले 7 साल में, उसके बाद धरती कहाँ आके खड़ा होता है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर में फिर निर्भर करेगा कि इस एस्टेरॉयड का क्या किया जाए। राजीव जी, इस एस्टेरॉयड का क्या किया जाए, आपने बड़ा विस्तार दिया वीएन झा साहब, आपने बहुत विस्तार दिया। कई चीज़ें जो मेरे दायरे में नहीं हैं, और ये मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं माध्यम का हिस्सा हूँ, मेरे ज़रिए, मैं आपके ज़रिए एक हुक बनता हूँ और दर्शकों तक वो बात पहुँचती है। लेकिन डॉक्टर राम श्रीवास्तव, ये जो आप लोग बात कर रहे हैं कि अगर ट्रेजेक्टरी पता चलेगी तब जाकर फिर उसके बाद ये देखा जाएगा किसी इनहैबिटेड एरिया तक ट्रेजेक्टरी जा रही कि नहीं जा रही है। आपने भी जिक्र किया था कि उसको वहाँ पर निशाना भी बनाया जा सकता है, लेकिन निशाना बनाए जाने के लिए वो परमिसिबल डिस्टेंस क्या होगा जहाँ पर निशाना बनाया जाएगा। अब अर्थ की रेंज में आने के बाद तो बनाया नहीं जाएगा, वो एक ऐसी दूरी होगी जहाँ पर हमें कई और मौके मिले अगर पहली बार में निशाना नहीं सही लगता है तो। और ऐसी कैपेबिलिटी अब कुछ ही देशों के पास है, भारत भी एसेट बनाकर उस तरह की कैपेबिलिटी हासिल कर चुका है। तो ये अगर ये सिचुएशन आती है
तो फिर वो कहां पर निशाना बनाया जाएगा? क्या कुछ 100 किलोमीटर या कई हजार किलोमीटर दूर जाकर निशाना बनाए जाने की बात होगी? डॉक्टर राम श्रीवास्तव। देखिए, ये जो है, जो 22 दिसंबर 2032 को जो आ रहा है, और इसका रास्ता और धरती की परिधि का रास्ता उस तारीख को क्रॉस करने की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। निश्चित रूप से जैसे ही ये धरती के बहुत करीब आ जाएगा, तो इसका जो संवेग है, मोमेंटम जिसको कहते हैं, तेज गति से आने के कारण ये वायुमंडल को चीरकर पृथ्वी पर आ सकता है, जिसकी संभावना 2.4% तक हो गई है, जो कुछ समय पूर्व जो है 1.3% थी। यहाँ जो मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर कोलिन स्नोदग्रास नाम के जो वैज्ञानिक हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक प्रोजेक्ट के तहत यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में दिन रात काम कर रहे हैं। नासा के वैज्ञानिक भी उस पर नजर रखे हुए हैं, और संभवतः भारत के वैज्ञानिक भी निकट भविष्य में उस पर नजर रखेंगे, क्योंकि ये एक विश्व की त्रासदी है, मानवता के लिए संभावित त्रासदी है। पर अभी इससे हड़कंप मचने की, डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका ट्रैकिंग जो है पिछले 44 दिन से लगातार हो रहा है, और इसमें से ये मानकर चलिएगा कि इसकी संरचना जो भी होगी, वो उसका अधिकांश हिस्सा जो है 80% तो वायुमंडल में जल के खत्म हो जाएगा। 20